सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपका साइबर अटैक के ऊपर आया है। साइबर अटैक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 में। और साइबर अटैक में जो कंटेंट है दैट यू ऑलवेज गेट कि कभी कभी इस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। पिछली बार भी मेंस में अगर आप देखोगे तो जो प्रश्न थे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये कंटेंट कहाँ से कवर करें। ये सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। तो जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर अटैक्स के बारे में। साइबर अटैक क्या है, सबमरीन इन इंडिया सुंडा स्ट्रेट, ये टॉपिक आपका था। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, एन एम एम एस एप्स क्या है, रिसेशन के बारे में, इंडिया यू एफटीए कंस्ट्रेंट, एनसीईआरटी मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, ये साइबर सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंदर है। ये आपका आईआर प्लस ज्योग्राफी है। ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये आपका जो ऐप है, दिस ऐप इज़ बेसिकली एनएमएमएस ऐप की बात करें तो ई गवर्नेंस में आप एग्जांपल जो है कोट कर सकते हैं इसको। रिसेशन जो कि इकोनॉमी का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विद इकोनॉमी। इंडिया एंड यू एफटीए की बात करें तो ये भी आपका आईआर प्लस इकोनॉमी का टॉपिक है। तो क्या क्या कंस्ट्रेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस। तो मेंस और प्रीलिम्स के फिर आपके प्रश्न हैं। सो ये आज का प्रश्न है। इसका आंसर आपको जो है, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो मंडे टू फ्राइडे होती है, तो मंडे टू फ्राइडे का पूरे के पूरे सेशंस आप लोग एक बार, अगर मान लो आपको टाइम नहीं मिलता है तो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सेशन है तो सैटरडे संडे में पूरा कंप्लीट कर लो। इसमें देखो, इंडियन एक्सप्रेस आपका जो है, इसके अलावा पीआईबी, डाउन टू अर्थ, बहुत सारी जो रिसर्च आती है, सबके प्रश्न एक साथ है। ठीक है, तो एक साथ आपके लिए प्रश्न है, तो जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, इस प्रश्न का आप आंसर करो। रोडोडेंड्रॉन से रिलेटेड है। रोडोडेंड्रॉन मीनिंग द रोज ट्री इन ग्रीक इज कंसिडर्ड इंडिकेटर स्पीसीज फॉर क्लाइमेट चेंज। इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल, द स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड इन इंडिया एंड डेजर्ट इज करेक्ट बताना है। कमेंट सेक्शन बताओ क्या है इसका आंसर होगा। मेंस का प्रश्न देख लो। इंडिया यू एफ टी हैज़ मैनी कंस्ट्रेंट, एक्सप्लेन करना है। भारतीय यूरोप जो एफ टी है समझौते में कई बाधाएं हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं। सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। बहुत सारे लोग अपने आंसर सेंड करते हैं। बेस्ट आंसर मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग के लिए डालता हूँ। तो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2023, ये आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज थर्ड क्लास है, इसकी तीसरी क्लास है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है। तो अनअकैडमी में जाओ, यूपीएससी सीएससी करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो इसमें पिछली बार भी देखो, विद स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो किया था। आउट ऑफ 15 14 प्रश्न थे आपके। एंड अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो जनवरी 2022 से लेके आपका पूरा का पूरा 2023 अप्रैल तक के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे। तो ये अभी कोर्सेज जो मेरे द्वारा आ रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आईआर, एग्रीकल्चर के, एनसीईआरटी के जनरल साइंस और स्पेक्ट्रम की क्लास चल रही है। आज स्पेक्ट्रम की क्लास 4 बजे है, शाम को 4 बजे क्लास है। ये भी फ्री क्लास है। तो इसका लिंक मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, सौरभ पांड्या अकेडमी के अंदर। तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। देखो, 30% ऑफ और 6 मंथ का एक्सटेंशन है यूजिंग द कोड SPLIVE। ये ऑफर 28 तक वैलिड है। तो ये एक तो, जैसे अगर आप 24 की तैयारी करो तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, सारी चीज़ें होंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर्ड होंगे। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ये एक तो आप ज्वाइन करें। और साथ में जैसे मेरे भी कोर्सेस हैं, दैट विल ऑल्सो बी देयर। टॉप एजुकेटर्स के इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। लाइव क्लासेस मिस होती हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करो या अनअकैडमी.com में जाओ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है UPSC CSC और फिर कोड डाल दो, दैट इज SPLIV। इस कोड को डाल के आप ज्वाइन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ऐसा टॉपिक है जो कि प्रश्न आते हैं इसमें, हर साल प्रश्न मेंस के अंदर आपके लिए होते हैं। एंड बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका जो भी डिस्कशन है जैसा भी है, तो जो कंटेंट है, स्टैटिक कंटेंट तो आप प्रिपेयर करते हैं, बट डायनेमिज्म अगर बात करो तो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। जैसे अब इन्होंने इसमें कई सारी चर्चाएं की हैं साइबर अटैक के बारे में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जीएस पेपर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे रैंसमवेयर का जो अटैक है वो देखने को मिला। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर या जो भी डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर एक जो है सॉफ्टवेयर जाएगा और वो
इंपॉर्टेंट डेटा है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपसे आपको मेल आएगा, कहा जाएगा कि अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो फिर आपको इतना पैसा पे करेगा। अब जब आप पैसा पे करते हो तो फिर वो डेटा आपको मिलता है। तो ये रैंसमवेयर अटैक्स इनको कहते हैं। तो एम्स में देखने को मिला था, बहुत सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, इसको फिर पूरा सेट करने में लगभग 2-3 हफ्ते का टाइम भी आपका लगा था। उसके बाद जैसे ही वो सही हुआ तो ब्लैक कैट नाम से रैंसम गैंग ने इसने सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमिनेशन एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें भी देखने को मिला कि वहाँ भी एक अटैक देखने को मिलता रैंसमवेयर के द्वारा। तो देखो ये एग्जांपल्स होते हैं जो कोट कर, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको आपका एक डायरी में नोट कर सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है तो आप कोट कर सकते हैं, बिकॉज इसके एग्जांपल ऐसे जनरली मिलते नहीं। तो रीसेंट एग्जांपल अगर आप अपने आंसर में लिखोगे दैट विल हैव अ ग्रेट एडवांटेज, जैसे ब्लैक कैट या एम्स में अटैक हुआ है इसको। सो रैंसमवेयर एक बहुत प्रोमिनेंट साइबर अटैक के रूप में आपका देखने को मिल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा विथहेल्ड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब अगर आपको इस डेटा को चाहिए तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। इवन साइबर कैपेबिलिटीज वॉर तक भी आप कह सकते हैं देखने को मिलती है। इवन जैसे फॉर एग्जांपल रडार सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे वॉर्स में आर्म्स एमिनेशंस इनका इस्तेमाल होता है, उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जगह को देखने के लिए, अटैक करने के लिए कितना प्रिसाइज अटैक है। तो ऐसी स्थिति में साइबर कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, साइबर कैपेबिलिटीज़ का इम्पोर्टेंट रोल है। जो साइबर लेवल पे बहुत आगे होगा, वो जैसे मान लो सामने वाला रडार है या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या कोई वॉर हेड है, उसके सिस्टम को हैक करके, कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके उसको इनफेक्टिव बना सकता है। इवन आज के समय में अटैक करके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी, किसी भी एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो उनमें अटैक करके पूरा का पूरा सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्जांपल ले लो। अब बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में किसी ने हैक कर दिया। अब बैंकिंग सिस्टम हैक करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपका उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपका अफेक्ट हो सकता है। ऐसी हेल्थ है या किसी भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखने को मिलता है। इवन 2022 में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसने भी कई सारी गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा, ये भी कहा कि जो अगर आपको लगता है कि आपकी साइबर अटैक हुआ है तो विद इन आवर आपको आइडेंटिफाई करना, तुरंत बताना है। ये चीज़ भी हाईलाइट की। तो गाइडलाइंस ऑलरेडी सर्टिन की एग्जिस्ट करती है। इंडिया की ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, ड्राफ्ट पर्सनल प्रोटेक्शन जो बिल 2022 का है, लगभग 500 करोड़ के आसपास का डेटा पेनल्टी हाईलाइट करती है अगर किसी डेटा ब्रीच होता है। कई बार क्या होता है कि डेटा को लेने के लिए इस तरीके का अटैक आपके किए जाते हैं। एंड इवन इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन भी किया है, खास तौर से क्योंकि जो वॉरफेयर है उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो गए हैं, उसमें साइबर स्पेस भी एक बड़ा डायमेंशन आपका हो गया है। जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उनका खुद का एक साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। साइबर स्पेस की बात करें तो साइबर स्पेस के कंटेक्स्ट में, क्योंकि साइबर स्पेस सिक्योर सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है, यहाँ पे बहुत सारे लेवल पे जो ये साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस का जो यूज़ है वो आपका होता है, और उसको सिक्योर करना एक बड़ा चैलेंज है, चैलेंज बनता है। डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन, ये प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है कि जिनीवा कन्वेंशन किससे आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने एक प्रकार का जो कन्वेंशन है इसको साइन किया, और साथ में कहा कि जो भी आपके ये भी कहा कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं बिकॉज ऑफ द साइबर ब्रीचेस, साइबर अटैक से अफेक्ट होते हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके लिए वो स्टेट का, सरकार के साथ एक कोलैबोरेशन भी करेंगे, ऐसा भी कहा गया। 5G के बाद या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद और अधिक चैलेंज बन जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग तो ये कहा जाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक बार एंटर कर गया, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग एक बार एंटर कर गया तो फिर जो आज के समय में कंप्यूटर्स हैं ना, उनको वो इजीली हैक कर सकता है। जैसे पिछले बार प्रश्न क्यूबिट्स बोला गया था, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का एक अलग, आप कह सकते हो कि एक अलग डायमेंशन होता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स आज के समय के जो आपके ट्रेडिशनल या जो आज के समय में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इसको ईजिली हैक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। तो इन सब के बचने के लिए बहुत ज़रूरी कि जैसे 5G का आना या फिर जो क्वांटम कंप्यूटिंग का आना, तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ये डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन की बात करें तो उसमें कई सारी जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि दे विल वर्क विद द गवर्नमेंट, स्टेट एक फ्रेमवर्क के लिए काम करेंगे, जैसे कि इस टाइप जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको रोका जा सके। साइबर अटैक्स इवन बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, मतलब सपोज करो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है
अगर साइबर अटैक आ रहा है तो साइबर अटैक हो सकता है। अब इंडिया के बाहर साइबर अटैक आ रहा है और इंडिया के लोग अफेक्ट हो रहे हैं या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, तो इंडिया के लॉ तो इंडिया तक ही लागू होंगे। जहां से साइबर अटैक आ रहा है वहां से वहां की सरकार के साथ अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हो तभी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये साइबर अटैक को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक कोलैबोरेशन हो, क्योंकि जो अटैक है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स के रूप में होता है। साइबर क्राइम की वजह से लगभग $8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड आपका इफेक्ट देखने को मिला है। इवन इंडिया ने कई सारी ट्रीटीज साइन की है, यूएस, रशिया, यूके, साउथ कोरिया, इनके साथ हमने कई ट्रीटीज भी साइन की है कि जैसे कि जो साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस को सिक्योर किया जा सके। मल्टीनेशनल जो फ्रेमवर्क है जैसे क्वाड है, I2U2, अब बताओ कमेंट सेक्शन में, I2U2 जो है इस पर बहुत बार डिस्कशन हमने किया है। I2U2 में 4 कौन से देश हैं, और इसे जैसे क्वाड है तो इसे कौन सा क्वाड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्वाड और I2U2 ये कई ऐसे फ्रेमवर्क आपके हैं, तो यहाँ भी कहा गया, इवन जो क्वाड की बात करें जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, यूएस भी, ऑस्ट्रेलिया भी, तो ये जो देश हैं जो कि क्वाड का हिस्सा है, उन्होंने भी साइबर स्पेस को कैसे सिक्योर करे, वो साइबर इंसिडेंट को कैसे देखा जा सके, साइबर कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर कोऑपरेट करना, इस पर भी उन्होंने फोकस आपका किया है। प्रीवियसली देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली ने 2 प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देखो कई ग्रुपिंग्स हैं। तो यहाँ पे यूएस ने अपना एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, रशिया जो है वो अपना एक रेजोल्यूशन लेकर आया, जैसे ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। अब आपको ये ध्यान रखना है, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बेसिकली क्या है, इसमें यूएन के मेंबरशिप है और रशिया के रिजोल्यूशन के तहत इसका स्टैब्लिशमेंट किया है। एंड दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विथ की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सके। तो ये ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप अगर आपसे पूछे रिसेंटली न्यूज़ में था किससे रिलेटेड है, तो यूएन के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, सारे मेंबर यूएन के इसका हिस्सा है, और आईसीटी को कैसे सिक्योर किया जाए इस पर इसका फोकस है। फिर यूएस के द्वारा भी एक स्टेप लिया गया है जिसमें ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट जिसमें 25 कंट्रीज हैं इसमें, तो ये एक ग्रुपिंग आपकी क्रिएट की गई है। तो ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स ये आपकी क्रिएट की गई है और ये यूएस के द्वारा है, रिजोल्यूशन बाय रशिया, इसके तहत ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। अब इस साल G20 है, तो G20 में एक इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है कि इंडिया इस बात पर हाईलाइट करे कि देखो साइबर स्पेस एक बहुत सिक्योर रहे, ऐसा हमको इंश्योर करना है। डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा रोल और डोमिनेंस आपका फ्यूचर के अंदर रहना है। सिटीजन्स हो रहे हैं, डिजिटल स्पेस का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लेवल पे है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाए। तो G20 में इंडिया इस बार चेयरपर्सन है, तो इस बात को हाईलाइट आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद सबमरीन। तो सबमरीन पे हमने बहुत सारी बातों पर कंटिन्यूस बेसिस पे जो है हमने चर्चा भी की है जब हम व्हेन यू टॉक अबाउट द सबमरीन। और ये जो सबमरीन है, सबमरीन की बात करें तो अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये आपका न्यूज़ में है कि जैसे नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखो तो ये जैसे आपका ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये मलक्का स्टेट है। तो पहले तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट देखो, ये मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, लॉम्बॉक स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। देखो यही नीचे अंडमान निकोबार है और ये रूट पे इंडिया जब चाहे ब्लॉक कर सकता है, तो चाइना को भी इसलिए बहुत चिंता रहती है, यहाँ से तुरंत हम साउथ चाइना सी पहुँच सकते हैं। ये जो यहाँ पे अभी जैसे अब इंडिया का प्रेजेंस, जैसे इंडिया यहाँ से, इंडिया की सबमरीन यहाँ से रीच की और इंडोनेशिया रीच की, वहाँ आपने डॉक किया। एक टर्म होता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब ये मानो, जैसे मान लो आप कभी रोड पे जा रहे हो और रोड के अंदर जब आप रोड पे जा रहे हो तो कहीं आप रुकते हो, किसी होटल पे रुक रहे हो, स्टे कर रहे हो, तो मोटल बोलते हैं ना। इसी तरीके से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो किसी पोर्ट पे रुकते हो, उससे पोर्ट ऑफ कॉल शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब अगर इंडिया के सबमरीन को डॉक दिया जा रहा है, मतलब उसे रुकने दिया जा रहा है, तो इससे क्या है कि ये इट शोज द ग्रोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है उसको ये शो करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द जो भी आपका एक चैलेंज है, चाइना का जो एग्रेसिवनेस है, चाइना बार बार जैसे मान लो साउथ चाइना सी है, एक और समुद्र, तो वहाँ पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पर दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पर वो कब्जा करने का प्रयास आपका कर रहा है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में आई विल पिन इट। और प्रयास करें एक तो यूएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से शेयर करें, पार्टिसिपेशन अच्छा रखें। एक रिवीजन सीरीज भी आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएं, दैट आई विल ऑल्सो फोकस। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज मंडे टू फ्राइडे आपकी होती है। आज दो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके लिए आज कवर किया, जैसे
आपका एक नासा का सॉरी एक मिशन है लिक्विड, एक टेलीस्कोप है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है। तो 2-3 मिनट में ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक्स देखते हैं यहाँ पे। बर्ड्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। बर्ड्स डिलाइट बंगाल रिपोर्ट 489 स्पीसीज ड्यूरिंग काउंट, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो हमें एक तो ये GBBC के बारे में जानना है। तो वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है, फिर उत्तराखंड और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के तहत ये हाईएस्ट है, ये आपका हाईएस्ट देखने को मिला है। तो ये जो GBBC है ये 2013 से फरवरी के महीने में आपका मनाया जाता है। 2022 एडिशन में इतने बर्ड सिंगिस, तो ये नहीं ध्यान में, बस आपको ये देखना है कि ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है ये फरवरी के महीने में हर साल 2013 से आपका किया जाता है। और इसमें अभी हाईएस्ट बर्ड वेस्ट बंगाल के, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड देन यू हैव अरुणाचल प्रदेश। फिर तमिलनाडु केरला 8th और 9th स्पॉट इनको जो है वो मिला है। बर्ड काउंट इंडिया की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो बर्ड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बर्ड्स की पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए इस पर शेयर करते हैं। तो ये केरला की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द चेकलिस्ट ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ पे बस आप याद रखना बर्ड काउंट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है। अब इसमें ये देखना यूएन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लिंक्ड है। यहाँ पे BCI क्या है, अब कई बार ये होता है बर्ड काउंट ऑफ इंडिया, उसमें फिर कह देंगे यूएन की संस्था, इस टाइप से कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए फ्रेम होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि BCI क्या है, इनफॉर्मल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कलेक्टिव नॉलेज है बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इसके बारे में शेयर किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी नेचर के प्रति लव है, बर्ड्स के प्रति लव है, वो इस आप GBBC के अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ ऐप। ऐप की बात करें तो देखो ऐप गवर्नेंस की बात, तो ये तो कैंडी कैंडी क्रश का फुटेज है, कैंडी क्रश नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ऐप की बात की गई है, तो यहाँ पे देखो आज के समय ऐप के माध्यम से गवर्नेंस करना, ई गवर्नेंस करना, तो इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हो डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं। तो मनरेगा की बात करें तो इसमें जैसे ये टॉपिक आपका GS पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में आप एग्जांपल कोट कर सकते हो NMMS ऐप के बारे में, आगे डिस्कस करेंगे इसके ये क्या है। तो यहाँ पे जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप है ये लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अब इसका एम क्या है, इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना और जैसे मनरेगा जैसी स्कीम इसको मॉनिटर करना और जो हमारे लेबरर्स हैं उनकी अटेंडेंस लगाना। तो ये बेसिकली जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप है ये लिंक्ड है आपका ये बेसिकली लिंक्ड है एंड कि किस तरीके से जो नरेगा के हमारे लेबर्स हैं उनकी अटेंडेंस लेना, उनको जियो टैग, उनके फोटोग्राफ के हाँ ठीक है वो आ रहे हैं, क्योंकि कई प्रकार के लीकेज और करप्शन मनरेगा जैसी स्कीम में देखने को मिलते हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए डिजिटल माध्यम से, तो उस पर आपका फोकस किया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो सिस्टम इसमें भले हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए, तो एक तो जैसे मान लो मनरेगा है तो वहाँ पे ऐप के माध्यम से अटेंडेंस और ये सब देना, फोटो डालना, उसको टैग करना, ये सारी चीज़ें, तो एक तो डिजिटल अवेयरनेस नहीं है लोगों में। दूसरा ये भी एक पॉइंट है कि लोग पास फ़ोन भी नहीं है, मतलब कोई मनरेगा के वर्क उसमें कर रहा तो वो स्मार्टफोन बाय करता है उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में, या फिर वो नहीं बाय करना चाहता या कैपेबिलिटी नहीं है, अभी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हज़ार तरीके की जिम्मेदारी होती है। तो ये कई प्रकार के ऐसे चैलेंजेस हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हो। अब जैसे अभी कहा गया कि अभी फिलहाल के लिए डेटा देखा गया है तो मात्र 41.3% जो ग्राम पंचायत है उन्होंने लाइक दे हैव रिपोर्टेड नो NMMS यूसेज, मतलब किसी भी प्रकार का यूज़ उन्होंने उसमें इन ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप देखो ब्यूरोक्रेट हो तो आपको देखना है कि कैसे इसके यूजेस को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रिसेशन, रिसेशन के ऊपर है और कई सारी बातें इस पे चर्चा की गई हैं। तो इसमें देखो अनसर्टेनिटी स्टेट बट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इंप्रूविंग। अच्छा ये देखो व्हाट इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आइकन मिशन, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोग के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इंग्लिश में है, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि देखो अब इसमें कई बार साइंस के प्रश्न आ जाते हैं कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है, आइकन मिशन क्या है, नासा का आइकन मिशन क्या है। तो शॉर्ट में है, तो आप लोग इसका शॉर्ट में साइंस के ऐसे टॉपिक्स को शॉर्ट में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अपना अटेंडेंस आप लोग जरूर से देना, अटेंडेंस की आप कब सेशन अटेंड करते हैं ये जरूर से आप लोग मेंशन करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अनसर्टेनिटी स्टे बट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इंप्रूविंग, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। अब इसमें एक टर्म है जो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, दैट इज रिसेशन। अब ये कहा गया है कि अनसर्टेनिटी तो देखो एग्जिस्ट करती है,
पैंडेमिक की पॉसिबिलिटी, वॉर की स्थिति, विश्व पोलराइज्ड आपका हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव हो रही हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी इंप्रूव हो रही हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज है रिसेशन। रिसेशन क्या है? रिसेशन में ये कहा जाता है कि मान लो आपका जीडीपी है वो नेगेटिव हो जाए 2 क्वार्टर्स तक। जीडीपी मतलब आपके देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में उसको कन्वर्ट कर दो तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। अगर वो नेगेटिव है, मतलब आज आपने 100 कमाया और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में 90 और 80 हो जाए, इस टाइप से कम हो जाए, तो वो हाईलाइट किया जाएगा रिसेशन। तो विश्व की इकोनॉमी में अगर ऐसा देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे रिसेशन, रिसेशन की स्थिति। तो रिसेशन अगर आपका जीडीपी रिड्यूस हो रहा है या विश्व की इकोनॉमी में रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिडक्शन है। तो चाहे वो डिमांड है या कंजम्पशन है प्रोडक्ट का, उसमें रिडक्शन आपका हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, रिसेशन कुछ समय के लिए होता है बट उसका इम्पैक्ट सालों तक चल सकता है, और उसको फिर दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास आपके जो है किए जा सकते हैं। तो अगर सपोज करो ग्लोबल लेवल पे डिमांड का रिड्यूस हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कम हो रही हैं, तो और जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका रिड्यूस हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा। सो कैसे इसको रोका जा सके? तो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो सरकारों की होती है उसके माध्यम से इसको आपका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पे फोकस किया जा सकता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई, जैसे हमारे देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या सेंट्रल बैंक है, उसका रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जैसे बजट है, तो उसमें टैक्सेशन में आप चेंजेस करके कोशिश करते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए, परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, तो जिससे कि इकोनॉमी के अंदर आपकी ग्लोबल डिमांड मेंटेन रहे। तो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हम रिसेशन के रिस्क को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया यू फ्री ट्रेड पैक्ट टू टेक लॉन्गर। अब इसमें देखो जो हमारे लिए एक टॉपिक निकल कर आता है, ये टॉपिक हम आईआर प्लस इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यू के जो फ्री ट्रेड है पैक्ट है उसके बारे में। ठीक है, इंडिया यू फ्री ट्रेड जो पैक्ट है, इट इज़ टू टेक लॉन्गर पार्ट, लॉन्गर आपका, ठीक है, फ्री ट्रेड जो पैक्ट है। अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या है ये हमको जानना है। पहला क्या कंस्ट्रेंट है? पहला तो देखो इंडिया, जैसे ईयू कह रहा है कि देखो जो भी आपका टैक्सेशन सिस्टम है, जो भी टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स उसे नॉन जस्टिसेबल रखना है, ये इंडिया कह रहा है। जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये कि मान लो कोई इशू टैक्सेशन का होता है तो उसके खिलाफ अगर वो जस्टिसेबल होगा तो कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। इंडिया कह रहा है नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल होगा। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ पहले से डिसाइडेड है उसी बेसिस में होगा। आप ऐसा नहीं कि आप इसमें कोर्ट जा सकते हो, बार बार इधर उधर जा सकते हो। तो ईयू का डर है कि देखो जैसे वोडाफोन क्रेन एनर्जी निशान के साथ हुआ है तो हमारे साथ ना हो, जो हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस वजह से भी एक कंस्ट्रेंट है, दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है। फिर ईयू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात किया जाए तो यहाँ पे लाइक ईयू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंडिया टॉक्स ऑफ क्रिएटिंग 2 टायर कोर्ट सिस्टम। 2 टायर कोर्ट सिस्टम मतलब जो कोर्ट सिस्टम है, मान लो एक लेवल पे, फिर 2 लेवल पे एक कोर्ट सिस्टम आपका होना चाहिए, जैसे जिससे कि मान लो किसी भी प्रकार का जो ट्रीटी से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको दूर किया जा सके। तो प्राइवेट पार्टी है और सरकार है, उसके बीच में जिस भी प्रकार का डिस्प्यूट है उसको दूर किया जा सकता है बाय, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट का गठन आपका किया जा सकता है। अब नेगोशिएशन भी चल रही है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूएन सिट्रल, बेसिकली नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशन ट्रेड कॉमर्स के आपको क्रिएट करता है। यूएन की ही ये आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एजेंसी है जिसमें ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि किस तरीके से व्यापार कॉमर्स किया जा सके, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट की भी बात की जा रही। तो यू का कहना है कि 2 टायर कोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसमें इनके माध्यम से या इन तक अप्रोच करके उस डिस्प्यूट को दूर किया जा सकता है। इस पर फोकस आपका किया गया है। एंड तीसरा पॉइंट आपका जो है वो है जो कंस्ट्रेंट है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि देखो आप जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस प्रोवाइड करो। मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक बार स्टेटस अगर प्रोवाइड किया जाए तो उसमें होता क्या है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया ने अगर यू को एफटीए टॉक में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टॉक में अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया, इट मीन्स इंडिया डोमेस्टिक प्लेयर, मतलब भारत की जो कंपनीज हैं और यू की जो कंपनीज है उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब इसमें इंडिया को ये है कि यू जो है अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इनको दे दिया, दे विल स्टार्ट ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है, जैसे भारत है, भारत ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो सपोज कि जैसे मान लो कोई आके भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
अब उसने एक अमाउंट में टैक्सेशन दे रखा है या टैक्स दे रखा है उन देशों को जिसके साथ भारत ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है। मान लो एक्स देश है, इसके साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इट मीन्स अगर उस पैसे का टैक्स इस देश में दे रखा है तो फिर भारत में आके उसको टैक्सेशन करने का जरूरत नहीं। तो इसी का लूप होल ये लोग फायदा उठाते हैं। जैसे मान लो दो कंपनीज है, उन्होंने आपस में कोलैबोरेट कर दिया, एक ने दिखा दिया कि देखो मैंने जो है यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी दे रखा है तो भारत में देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का जो अप्रोच इसे बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। तो भारत को ये भी डर है कि अगर हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया तो ये लोग ट्रीटी शॉपिंग जैसी चीजें कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन में आप किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं ले सकते हो या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर के बीच में नहीं कर सकते हो। तो ये आपके कंस्ट्रेंट है, आपको ध्यान में रखना है, रिलेटेड विथ इंडिया यू फ्री ट्रेड। चौथा जो आपका इसमें ईयू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की अगर बात किया जाए, दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ये है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, एफईटी क्लॉज जिसे कहा जाता है, जो कि भारत की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में मिसिंग था, ऐसा कहा गया। अब देखो एफईटी क्लॉज क्या कहता है, इसमें ये कहा गया कि मान लो जब भी इन्वेस्टमेंट आता, मान लो कोई इन्वेस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन से भारत में, अब उसे कुछ एश्योरेंस दिया गया कि आपको ये दिया जाएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा, और सडनली वो स्टेट बैकआउट कर ले। तो अगर बैकआउट कर ले तो वहां पे उसके पास एक लीगल वी कैन से ऑप्शन रहे इन्वेस्टर के पास कि जो भी एश्योरेंस दिया जाए वो एश्योरेंस ऐसे वापस ना ले जाए। मान लो कोई 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है, उसे कुछ एश्योरेंस दिए गए, अब उसने 500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, अब एश्योरेंस वापस ले लिया गया, तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसके लिए फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजन की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें इंडिया किसी में यू एग्री नहीं कर रहा है और एक तरीके से ये चीज़ें प्रोलॉन्ग हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे सब बातें इस आर्टिकल में नहीं लिखी हैं, बट इसमें ये हमें जानना है कि आखिर जो इंडिया यू फ्री ट्रेड पैक्ट है वो लॉन्गर क्यों ले रहा है, ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एनसीएलटी ग्रांट जी ब्रेथर इन आईबीसी केस, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनसीएलटी के बारे में हमें जानना है। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का बन जाता है, ठीक है, इकोनॉमी का टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये आपका कंपनी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है। एंड ये क्या है, ये एक प्रकार से फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जैसे मान लो दिवालियापना हो जाए, लोन लिया है वो पे नहीं किया जा रहा है, तो आपके पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। अब उसके खिलाफ बैंक मान लो इस कोड के माध्यम से कोई एक्शन करता है, जैसे कोई भी कॉरपोरेशन है उसने उधारी ली, अब वो उधारी पे नहीं कर रहा है, तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरेट होता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की ऐसी कंपनी के साथ क्या किया जाए, तो वो सब मेंशन्ड है। अब उसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें आप जो है एनसीएलटी के पास जाओगे, फिर जो भी डिसीजन एनसीएलटी नेशनल जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा दिया जाएगा, फिर उसके खिलाफ अपील आपका एनसीएलटी में किया जा सकता है। एनसीएलटी का गठन आपका 2013 में कंपनी एक्ट के तहत आपका किया गया था। अब यहाँ पे देख लेना, शायद ये नाम चेंज हो गया, एक बार आप लोग देख लेना। एंड जो भी डिसीजंस आपके जैसे बोर्ड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, तो जो भी डिसीजन इनके द्वारा दिया जाए उसके खिलाफ भी अपील एनसीएलटी के अंदर आपका किया जा सकता है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपसे सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर विथ यू, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो बेस्ट आंसर है क्वेश्चन का जो भी मैं आपको शेयर करता हूँ वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। प्लस उसमें और भी चीज़ें, माइंड मैप भी आई एम शेयरिंग, इसका माइंड मैप भी आई शेयर विथ यू सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो सारे टॉपिक्स हैं, इन पर आपको फोकस करना है। ये प्रश्न है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, इसको आंसर करो। तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो हमारी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज होती है सुबह 7 बजे, उसमें सारी चीज़ें कवर होती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको आप लोग जरूर से देखें, नोट्स बनाएं, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जितने भी दूसरे सोर्सेस हैं, और उसमें प्रीलिम्स का जो भी प्रश्न बनता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ उसमें। तो आप लोग डेली बेसिस में उस सेशन को मान लो नहीं देख पाते हो तो सैटरडे संडे में पूरा देख लो, क्योंकि डेली बेसिस के जैसे 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब 5 दिन होते हैं वीक में, तो 40 टॉपिक्स हो गए, 40 इंटू 4 160 हो गए, और 160 इंटू 12 आप देख लो, आप ये मानो कि 2000 के आसपास टॉपिक्स हैं जो आप लोग साल भर के मिस करोगे प्रीलिम्स के, जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में। इसको देख के नोट्स जरूर से बना लेना है, ठीक है। नोट्स जो है वो आप लोग को जरूर से बना लेना है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अनअकैडमी में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो ऐसे, और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो बाय यूजिंग द कोड SPLIV। तो आप अगर 24 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 28 तारीख तक आपका 30% का ऑफ है, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन है। 6 मंथ का मतलब है कि जितने समय के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज 6 महीने एक्स्ट्रा देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कोर्स, जैसे नेटफ्लिक्स है उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, इसी तरीके से जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे द्वारा जो कोर्स लिया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रीलिम्स 2023 के जो बच्चे हैं उनके लिए, इसमें भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें आई एम टेकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जनवरी 2022 से 23 तक के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, लगभग 500 से 600 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। पिछली बार 15 में से 14 प्रश्न आपके हुए थे, मैंने विद स्क्रीनशॉट भी आपको शो किया था। इसके अलावा ये कोर्सेज भी आपके आ रहे हैं। अब आज आपकी फ्री क्लास है 4 बजे, स्पेक्ट्रम की जो बुक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसकी तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फर्दर कंटिन्यूएशन में विल डिस्कस अबाउट, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेंस का प्रश्न देख लो, इंडिया यू एफटीए हैज़ बीन कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन, भारतीय यूरोपीय एफटीए समझौते में कई बाधाएं हैं, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 10 मार्क्स में आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, और अपने आंसर को सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।